नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आज मूसेवाला को अंतिम विदाई दी गई, जहां उनके आखिरी दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। आपको बताएंगे पूरी खबर, लेकिन शो की शुरुआत मूसेवाला से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम करेंगे। आज तक को मूसेवाला से जुड़ा नया सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें उन पर हमले के वक्त गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे सफेद रंग की गाड़ी, आपको दिखाएंगे, वो पूरी की पूरी आवाज सुनाने वाले हैं। ये तस्वीरें, सफेद रंग की गाड़ी गली के अगले मोड़ पर जाती है और तभी गोलियों की आवाज आनी शुरू होती है। गाड़ी वापस बैक होती है, तभी आसपास के लोग तेजी से गोलियों की आवाज सुनकर भागते हैं, सुनते हैं और देखते हैं इन तस्वीरों को। हत्यारों ने मूसेवाला पर गोलियां बरसाई। खबरों की माने तो मूसेवाला पर करीब 30 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें 24 गोलियां मूसेवाला को लगी। यानी हत्यारों का इरादा साफ था कि वो किसी भी कीमत पर मूसेवाला को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। एक बार फिर से सुनते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने है। गाड़ी मोड़ पर आते ही फायरिंग की आवाज सुनाई देने लगती है, तड़तड़ाहट की आवाज, और उसके बाद लोग थर्रा जाते हैं। आसपास आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जो लोग वहां से जा रहे थे, गुजर रहे थे, वो अचानक से डर के मारे भागने लगते हैं। सफेद रंग की ये गाड़ी और उसके बाद तड़तड़ाहट की आवाज, जिसके बाद हर कोई सन्न रह जाता है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, ये जो वीडियो है ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि 24 से ज्यादा बार अगर गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज वहां से सुनी जा सकती है इस वीडियो में, यह कितना महत्वपूर्ण सुराग साबित होगा इस पूरे के पूरे मामले में जांच को आगे ले जाने में। और यह वीडियो क्या कहता है अरविंद? देखिए, सबसे पहले चित्रा, ये वीडियो ये कहता है कि पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, हिमाचल प्रदेश पुलिस को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि जो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है वो इसी 5 स्टेट में बहुत ज्यादा एक्टिव है। इसलिए ये जो सीसीटीवी फुटेज है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि रिहायशी इलाका है ये चित्रा, और यहाँ पर अगर अंधाधुंध फायरिंग होती है, 35 से 40 राउंड फायरिंग हुई है चित्रा। सीसीटीवी में आपको गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज भी सुनाई दे रही होगी और साफ दिखाई दे रहा होगा कि जो लोग आसपास के हैं वो अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। आज तक की टीम जब मौका वारदात पर पहुंची थी चित्रा, तो जो दीवार थे उन दीवारों पर गोलियों के निशान थे, कई दीवारों पर गोलियां फंसी हुई थी। गनीमत ये रही कि किसी राह चलते शख्स को गोली नहीं लगी, वरना कैजुअलिटी ज्यादा हो सकती थी। जो बदमाश थे वो घेर करके सिद्धू पर गोलियां बरसा रहे हैं, गोलियों की आवाज सुनाई दे रही होगी। दरअसल ये सीसीटीवी में जो थार गाड़ी है वो थार गाड़ी सिद्धू मूसेवाला की है। उसमें सवार होकर वो अपने 2 दोस्तों के साथ जा रहे थे। पीछे पीछे हमलावरों की गाड़ी भी दिखाई दे रही होगी। एक बोलेरो गाड़ी दिखाई दे रही होगी जिसमें हमलावर सवार थे। वो बोलेरो गाड़ी बाद में पंजाब पुलिस ने रिकवर कर ली, और जैसे ही गाड़ी टर्न होती है उसके बाद फायरिंग शुरू हो जाती है। गोलियों की आवाज सुनने के बाद आसपास के लोग उस तरफ भागते हैं जिस तरफ फायरिंग होती है। एक सफेद कलर की कार आपको दिखाई दे रही होगी जो जान बचाने के लिए तेजी से बैक करता है। तो ये स्थिति थी उस वक्त जिस वक्त फायरिंग हो रही थी। अत्याधुनिक हथियारों से सिद्धू मूसेवाला पर फायरिंग की गई, घेर कर फायरिंग की गई। बड़ी चुनौती बना हुआ है ये स्थिति अगर बढ़ रही है तो इसको जल्द से जल्द किस तरह से रोका जाए, ये बड़ी चुनौती। आप सुन पा रहे हैं तड़तड़ाहट की ये आवाज, जिसको सुनते ही आसपास लोग किस तरह से भागना शुरू कर देते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम लोग करेंगे। मूसेवाला मामले में दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है। स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड में ले लिया है, जिससे मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी। मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी, अब इससे पूछताछ की जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई को 1 दिन की पुलिस कस्टडी, स्पेशल सेल ने लॉरेंस को पुलिस कस्टडी में लिया है। ये बड़ी जानकारी। मूसेवाला हत्याकांड में कई ऐसे सवाल हैं
जिसको लेकर अब इस शख्स से तिहाड़ जेल से पूछताछ के लिए ले जाया गया और अब इस शख्स से पूछताछ की जाएगी। वहीं आज मूसेवाला पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए। सवाल पंजाब में गैंग वॉर का, बढ़ रहे अपराध का, गायकों और कलाकारों की सुरक्षा का। सिद्धू मूसेवाला के अंतिम दर्शन के लिए भारी जनसैलाब उमड़ा। मूसेवाला का अंतिम संस्कार उनके खेत में ही किया गया, जहां नम आंखों से उनके परिवार और उनके फैंस ने उन्हें कहा अलविदा। अट्ठाईस साल की उम्र में एक बेटे का जाना क्या होता है, कोई इस मां से पूछे। बेटे के जनाजे में शामिल होने का दर्द क्या होता है, कोई इस पिता से पूछे। फैंस के लिए उसके हीरो का यूं अलविदा कहना क्या होता है, कोई इस भीड़ से पूछे। पंजाबी रैपर सिद्धू मूसेवाला की दीवानगी क्या थी, उसे इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। ये भीड़ नहीं, फैंस हैं जो अपने हीरो को अलविदा कहने आए हैं, उसके अंतिम दर्शन को उमड़े हैं। ये उस आवाज का जादू था जो अब इन्हें सुनाई नहीं देगी। मूसेवाला अपने अंतिम सफर पर निकले तो साथ में फैंस का एक सैलाब पीछे पीछे चल पड़ा। क्या सड़क, क्या छत, क्या पेड़, जिसको जहां जगह मिली वहीं से मूसेवाला के अंतिम दर्शन करने पहुंच गया। लोग इमोशनली कितने चार्ज्ड अप है, दूर दूर से लोग आए हैं सिद्धू मूसेवाला को एक आखिरी बार देखने के लिए। और आप देख सकते हैं कि ये लोग कितने देर से इंतजार कर रहे हैं। सब की बस एक ही ख्वाहिश है कि सिद्धू मूसेवाला को अगर एक झलक वो आखिरी बार देख पाए। और ये वो आखिरी राइड है मूसेवाला की, जो गाना था लास्ट राइड, हम कह सकते हैं कि ये उनका लास्ट राइड है जब उनका दाह संस्कार होने जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस प्रेजेंस में उनकी जो डेड बॉडी है वो ले जाया जा रहा है। यहीं दूर उनके अपने खेत है जहां पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल में गुस्सा था, आंखों में आंसू थे। 28 साल की उम्र में एक होनहार सिंगर का यूं चले जाना हर किसी को अखर रहा है। गमगीन पिता और आंसू पोंछती मां, जिसके सामने उसका लाल खामोश था। वो लाल जो बोलता था तो लोग झूमने लगते थे। मां ने बेटे के बाल आखिरी बार संवारे तो पिता ने आखिरी बार सिद्धू को पगड़ी पहनाई। आज सुबह से ही मूसेवाला के गांव में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई। हर किसी की आंख नम थी। मूसेवाला की अंतिम यात्रा उनके फेवरेट 5911 ट्रैक्टर पर निकाली गई। मूसेवाला ने अपने कई पंजाबी गीतों में इस ट्रैक्टर का जिक्र किया है। इसे मॉडिफाई करवाकर भी उन्होंने अपने घर में रखा हुआ था। ट्रैक्टर को फूलों से सजाया गया। ट्रैक्टर में आगे की ओर सिंगर का बैनर लगा, जिसमें वे मूंछों पर ताव देते हुए दिखे। पंजाबी में लिखा था, है कोई और नहीं। जैसा कि सभी जानते हैं, मूसेवाला को गन से खास लगाव था, इसलिए उनके फेवरेट ट्रैक्टर में स्टील से बनाई गई AK-47 की आकृति रखी गई। ट्रक पर सवार पिता बेटे के गम में छाती पीटते नजर आए। पगड़ी उतारकर मौजूद लोगों का शुक्रिया अदा किया। लोगों का सैलाब साथ साथ चल रहा था। दूर दूर से लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। मानसा जिले के मूसा गांव स्थित उनके खेत में ही उन्हें मुखाग्नि दी गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ चारों तरफ। आप देखें तो इस खेत के ये सड़क जा रही है, उसके अलावा आप पीछे से देखें तो ये खेत से लगातार लोग उस तरफ जहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाना है, लोग वहां पर जा रहे हैं। दसियों हजार लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। आप छतों पे भी देख सकते हैं, तमाम लोग छतों पे खड़े होकर देख रहे हैं शव यात्रा को। इसे नफरत की इंतहा कहें या फिर जलन और गुस्सा,
क्योंकि मूसावाला की हत्या जिस बेरहमी के साथ की गई उसे देखकर रूह कांप जाएगी। आज तक को वो सीसीटीवी मिला है जिसमें हमले के वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है। सुनिए एक के बाद एक कैसे मूसावाला पर गोलियां चलने की आवाज से पूरा गांव हिल गया। सिद्धू मूसावाला हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि जब बदमाश सिद्धू पर गोलियां बरसा रहे थे तो जवाब में सिद्धू ने भी बदमाशों पर गोलियां चलाई थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिद्धू की गोली आखिर किस बदमाश को लगी, और लगी तो वो बदमाश आखिर कहां है। अब पंजाब पुलिस इस एंगल पर अस्पतालों की भी खाक छान रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मूसेवाला पर करीब 30 राउंड फायरिंग की गई और इनमें से 24 गोलियां मूसेवाला के जिस्म को छेदती हुई आर पार निकल गई। सिर्फ एक गोली उनके जिस्म में फंसी रह गई और वो गोली उनके सिर में लगी थी। जो इकलौती गोली उनके सिर में फंसी रह गई वो दरअसल उनकी हड्डी में जा फंसी थी। मानसा के जिला अस्पताल में सिद्धू मूसेवाला का पोस्टमार्टम करने वाले 5 डॉक्टरों की टीम ने जब उनकी लाश का मुआयना किया तो उन्होंने पाया कि उनके जिस्म पर 2 दर्जन गोलियों के जख्म हैं। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचे कि उनकी मौत जरूरत से ज्यादा खून बहने और जिस्म के कई अंदरूनी अंगों के खराब हो जाने की वजह से हुई। फिलहाल पुलिस ने आगे की फोरेंसिक जांच के लिए उनका विसरा भी सुरक्षित रख लिया है। ऐसा गोलीकांड फिल्मों में ही देखा जाता है जहां पर आधुनिक हथियारों से लैस होकर दुश्मन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाएं। इतनी गोलियां की गाड़ी छलनी हो जाए और दुश्मन का शरीर में छेद ही छेद हो जाएं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के साथ ऐसा ही हुआ। उन्हें 2 गाड़ियों ने ओवरटेक किया और उसके बाद जो हुआ उसने पूरे पंजाब को हिला कर रख दिया। हत्यारों ने मूसावाला को भले ही गोलियों से छलनी कर दिया हो, लेकिन फैंस के दिलों में मूसावाला की दीवानगी को दुनिया की कोई गोली खत्म नहीं कर सकी। जो उनकी आवाज में जिंदा रहेगी उनके अंदाज में जिंदा है, जिसकी कहानी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। तंसीम हैदर, अरविंद ओझा, श्रेया चटर्जी के साथ ललित शर्मा, मूसा, आज तक। पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। इस बीच पंजाब के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को बदल दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पंजाब के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को बदल दिया गया है। अब नरेश कुमार की जगह आईपीएस ईश्वर सिंह को नई जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि ईश्वर सिंह को अब वहां की कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी, क्योंकि इस खबर के बाद यकीनन हर कोई सन्न है। पंजाब की कानून व्यवस्था पर विपक्षी दल लगातार निशाना साध रहे हैं। नरेश की जगह ईश्वर सिंह को मिली है नई जिम्मेदारी और इसी के साथ ही साथ तफ्तीश भी पूरे मामले की जारी है। मूसेवाला से जुड़ी हुई आगे जो भी जानकारी निकलकर सामने आएगी आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। आगे बढ़ते हुए बात अब कश्मीर की करेंगे, जहां घाटी में टारगेट किलिंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इस बार आतंकवादियों ने एक स्कूल टीचर को निशाना बनाया, जहां स्कूल में घुसकर हिंदू महिला टीचर को टारगेट किया गया, जिस पर एक बार फिर से घाटी में सियासत तेज हो गई है। क्योंकि ये काम चलता जाएगा, इलेक्शन जब तक होते जाएंगे ये लोग हम लोगों को तंग करते जाएंगे। जम्मू कश्मीर में फिर एक बार बेगुनाह का खून बहा। एक बार फिर टारगेट कर हिंदू कर्मचारी को निशाना बनाया गया। एक बार फिर घाटी के लोगों के दिलों में दहशत फैलाने की कोशिश की गई। कुलगाम के स्कूल में घुसकर आतंकियों ने महिला टीचर रजनी बाला को गोली मार दी। घायल टीचर को जब तक अस्पताल पहुंचाया गया उन्होंने दम तोड़ दिया। रजनी बाला कुलगाम जिले में साल 2010 से काम कर रही थी। उनका पूरा परिवार सांबा जिले में रहता है। महिला शिक्षक की हत्या के बाद पूरा परिवार गम में डूबा हुआ है। तो वहाँ वो कब से काम कर रही हैं? 12-13 साल हो गए। 12-13 साल? नहीं, 12-13 साल। उनकी 13 साल की बेटी है ना, तो उसके होने के बाद ही उनकी जॉब लगी थी। अच्छा, उनके हस्बैंड भी वही काम करते हैं, आपके जो जेठ जी? दोनों वही। तो कभी उन्होंने आपसे जिक्र किया कि वहाँ पर आतंकवादियों का डर? रात को उनसे बात हुई है, कम से कम 1 घंटा बात की मेरे साथ। मैं उनको पूछ रही थी, मैं दीदी तो डर तो नहीं है? बोली नहीं, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, लोग बड़े अच्छे हैं, कोई डर नहीं है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही टारगेट किलिंग को लेकर पहले से ही डर का माहौल है।
इस बार एक टीचर की स्कूल में घुसकर हत्या के बाद कर्मचारियों में तनाव और बढ़ गया है। टीचर रजनी बाला की हत्या के बाद प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी खुद की सुरक्षा या उन्हें शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। पिछले 22 दिन से सर हम बोल ही रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरकार अभी तक नहीं जागी है। आज एक और किलिंग हो गई, जाने कल किसकी परसों किसकी। अगर सरकार अभी भी नहीं जाग रही है तो हमारा एक ही सोल्यूशन है कि हमने मास माइग्रेशन करनी है। हमारे पास और कोई सोल्यूशन ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि सरकार को हमारी जान की कोई कदर नहीं है। न तो उनको 90s में हमारी जान की कदर थी, फिर चलो आज तो 2022 हो गया। सोचा शायद सरकार हमारा सोचेगी, लेकिन सरकार हमारा कुछ नहीं सोच रही है। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। नेक्स्ट 24 आवर्स तक अगर सरकार अभी भी जाग जाती है तो ठीक है। जम्मू कश्मीर में बीते कुछ समय से आतंकी आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। 25 मई 2022 को अवंतीपुरा में टीवी कलाकार अमरीन भट्ट की गोली मारकर हत्या हुई। 17 मई को बारामूला में ग्रेनेड हमले में एक शख्स की जान गई। 12 मई को बड़गाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या हुई। 12 मई को ही पुलवामा में पुलिसकर्मी रियाज अहमद ठाकुर की हत्या हुई। 9 मई को आतंकियों की फायरिंग में एक नागरिक की जान गई। पिछले 10 दिनों के दौरान ये चौथी टारगेटेड किलिंग है, जिसका सिलसिला एक पुलिस कांस्टेबल और उसकी बेटी पर हमले के बाद शुरू हुआ और उसके बाद एक टीवी कलाकार जो है वो भी आतंकवादियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। और अब ये जो स्कूल टीचर है इसकी हत्या कुलगाम में हुई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि कातिलों का पता बहुत जल्द लगाया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुलगाम में महिला टीचर की हत्या के बाद राहुल भट्ट के परिवार वालों ने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। सरकार से आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वो जानबूझ के उनको जाके वहीं पे टारगेट करते हैं जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि आप जो मर्जी कर लो, आपका साथ कोई नहीं देने वाला है। कश्मीर में वो टीचर्स नहीं होंगे बाकी वहाँ पे, उनको क्यों नहीं गोली मारी? इसी को कैसे बिल्कुल इसी का क्यों कैसे पता चला उनको कि ये हिंदू टीचर है, इसी को मार रहा है? वो दिखाना चाहते हैं तुम जो मर्जी कर लो, गवर्नमेंट तुम्हारा जितना मर्जी साथ दे दे, हम नहीं छोड़ेंगे तुम लोगों को। मसला ये है कि हम सुरक्षा में कैंप में रह सकते हैं, हमने बाहर भी जाना होता है, हमारे बच्चों ने बाहर जाना है, ड्यूटी करनी है, ड्यूटी क्या। अब अगर अंदर ऑफिस में मारा जाए तो उसमें हम क्या करें? उसमें सिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए। उन लोगों को कैसे करे, किस तरह करे वो अंजाम। अब स्कूल में थी, वो बेचारी ड्यूटी पर थी, जा रही थी या ड्यूटी में थी। अब स्कूल में, अब वहां क्या करेंगे? जाना तो है। घाटी में लगातार हो रही टारगेट किलिंग के बीच पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है वो घाटी के हालात पर चिंता और बढ़ाने वाला है। ये काम चलता जाएगा, इलेक्शन जब तक होते जाएंगे ये लोग हम लोग को तंग करते जाएंगे। कुलगाम में लेडी टीचर को मारा गया है। उधर बीजेपी नेता ऐसी वारदातों को आतंकियों की कायराना हरकत बता रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं कि हत्यारों से बदला जल्द और जरूर लिया जाएगा। जैसे राहुल भट्ट जी के कातिल आतंकवादियों और टीवी कलाकार अमरीन भट्ट के कातिल पाकिस्तानी आतंकवादियों को हमारी सेना और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर उनका सफाया किया। श्रीमती रजनी देवी जी के इन कातिलों को भी जमीन के पाताल से निकाल कर मौत के घाट उतारेंगे। इस बीच हिंदू महिला टीचर की टारगेट किलिंग को लेकर जम्मू कश्मीर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल ने आतंकी वारदात के विरोध में प्रदर्शन किया। सांबा से सुनील जी भट्ट के साथ श्रीनगर से अशरफ वानी, आज तक। और अब बात राज्यसभा को लेकर जारी सियासत की करेंगे, जहां पर हर पार्टी ने अपने एजेंडे के हिसाब से सियासी गणित को बिठाया हुआ है। बीजेपी ने इस बार एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया है, लेकिन राज्य की सियासत के हिसाब से जातीय समीकरण साधा गया है। जून को 57 सीटों के लिए होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पूरा हो चुका है। अब बात उन प्रत्याशियों की हो रही है जिन्हें तमाम पार्टियों ने उच्च सदन के लिए प्रत्याशी बनाया है, जिनके जरिए भविष्य की राजनीति का गणित बिठाया है। सबसे पहले बात बीजेपी की,
जिसने 9 राज्यों की 18 राज्यसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया। इन प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा चर्चा यूपी की हो रही है, जहां बीजेपी ने सबका साथ वाला फॉर्मूला अपनाया। उम्मीदवारों के चयन में सवर्ण, ओबीसी, दलित का संतुलन बनाया। यूपी में बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग से सुरेंद्र कुमार नागर, बाबूराम निषाद, डॉक्टर के लक्ष्मण और संगीता यादव को प्रत्याशी बनाया है, जबकि सवर्ण वर्ग में ब्राह्मण समाज से लक्ष्मीकांत वाजपेयी, क्षत्रिय समाज से डॉक्टर दर्शना सिंह और वैश्य समुदाय से डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। वहीं यूपी से दलित बिरादरी के मिथिलेश कुमार को भी राज्यसभा भेजने की तैयारी की है। नामांकन के बाद प्रत्याशी अपनी जिम्मेदारी की बात कह रहे हैं। अभी से ही 2024 के चुनाव का दम भर रहे हैं। पार्टी ने मुझको निर्देश दिया है, मेरे कामों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। मैं पार्टी नेतृत्व के प्रति आभारी हूँ। योगी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, इन सबके नेतृत्व में वो 73 वाला तोड़कर योगी जी द्वारा घोषित 75 का लक्ष्य क्रॉस करेंगे। एक सीट भी कम नहीं रहेंगे। हमारी प्राथमिकता तो हमेशा देश होती है। हमारी पार्टी राष्ट्र हित की काम करती है, राष्ट्र हित में योजनाएं बनाती है और जो निर्देश देती है हम उसके सिपाही की तरह उसको कार्यान्वित करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक दृष्टि क्या है, सोच क्या है और कार्य पद्धति क्या है। हम उसके एक बहुत छोटे सिपाही हैं। 20 साल पार्टी ने दायित्व हमको विधानसभा में दिया। उधर बिहार में बीजेपी ने सतीश चंद्र दुबे को रिपीट किया तो शंभू शरण पटेल को प्रत्याशी बनाकर सबको चौंका दिया। शंभू शरण पटेल कुर्मी की उपजाति धानुक से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में पटेल को राज्यसभा प्रत्याशी बनाना जेडीयू की लव कुश वाली राजनीति की तरह का फॉर्मूला माना जा रहा है। उधर राजस्थान से बीजेपी ने सुभाष चंद्रा को समर्थन किया तो सीएम अशोक गहलोत ने सीधा वार किया। कहा सुभाष चंद्रा को बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग के लिए भेजा है। तभी इनकी स्थिति ही बनी थी। इस बार भी सुभाष चंद्र जी को खड़ा कर दिया है और इनको पता है कि हमारे पास पूरा वोट नहीं इनके पास में। उसके बावजूद भी ये क्या हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे यहाँ पर, फिर माहौल खराब करेंगे प्रदेश के अंदर। कि कब तक प्रदेश को बिगाड़ना चाहते हैं। कांग्रेस की ओर से 7 राज्यों की 10 राज्यसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन किया। कांग्रेस की सूची में यूपी से आने वाले नेताओं को खास तवज्जो दी गई है, जो पार्टी एक और राज्यसभा पर घमासान जारी है तो वहीं दूसरी ओर इन दिनों यूपी सदन में भी आर पार की जंग चल रही है। योगी और अखिलेश यादव एक दूसरे पर शाराना अंदाज में तंज कस रहे हैं। अखिलेश ने एक वाकये में राहुल गांधी का जिक्र किया तो आज योगी आदित्यनाथ ने जवाब में अखिलेश और राहुल गांधी को एक जैसा बता दिया। प्रतिपक्ष ने एक बात और कही कि उन्होंने अपने समय में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का दौरा किया और एक बच्चे से उन्होंने पूछा कि मुझे पहचानते हो, तो उसने कहा कि हाँ, राहुल गांधी है। बच्चे भोले भाले होते हैं लेकिन मन के होते हैं सच्चे। जो बोला होगा बहुत सोच समझ के ही बोला होगा। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। फर्क केवल ये है कि राहुल गांधी जी देश के बाहर देश की बुराई करते हैं और आप उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश की बुराई कर रहे हैं। जब मैं एक स्कूल में गया, मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे? तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ, मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं? तो बोले आप राहुल गांधी हैं। कभी कभी लोग मुझे समाजवाद सिखाने लगते हैं। नेता सदन सिखाए तो कोई बात नहीं, जो पढ़ने ही नहीं जानते वो भी सिखाते हैं। जो पढ़ना नहीं जानते वो भी सिखाने लगते हैं कभी कभी। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी शब्दों में इधर उधर बातें हो जाती हैं। एक और किताब लिखी है, द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर। हम तो आपको योगी समझ रहे थे, मॉन्क कौन लिख दिया आपको?
आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।